गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, ये कप आप देख रहे हैं, टी इज फैंटास्टिक। आज जो मेरे हाथ में ये चाय का कप है, बहुत ही मजे की चाय, और इस चाय को देखकर आपको भी एक और चाय याद आ गई होगी। जी जनाब, आज ही के दिन पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने गलत इरादों से आए दुश्मन को तैयारे में से उतारकर चाय पिलाई थी, और चाय इतनी मजे की थी कि दुश्मन को भी कहना पड़ा कि टी इज फैंटास्टिक। आज पूरा पाकिस्तान मुल्को कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले धरती के बहादुर सपूतों को खिराजे तहसीन पेश कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है और वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना खूब जानती है। इस धरती के बहादुर बेटों ने दुश्मन को चाय पिलाकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम पुरअमन कौम है और अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भी इस धरती की तरफ गलत नजर से देखेगा तो इसकी आंखें हम नोच लेंगे। तो जनाब, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। विंग कमांडर है इम्तियाज़ रहीम शहजादा साहब मौजूद है हमारे साथ। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं स्क्वाड्रन लीडर हैं उमैर राना साहब। सर, मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, दोनों आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी कि आज तारे जमीन को 2 साल हो गया पूरे, तो क्या आप कैसा जज्बा है आप लोगों का कि जब भी 27 फरवरी आती है और हमें एक इसको 2 साल हो गए, लेकिन आज भी जब हम लोग वो वाकया याद करते हैं और वो फैंटास्टिक टी को याद करते हैं तो हमारे वैसे ही जज्बे उभर कर बाहर आ जाते हैं? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि लाहौर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से हमें आपके थ्रू अपने नाजरीन से बात करने का मौका मिल रहा है। जज्बात की बात की जाए तो हमारे प्रोफेशन में जज्बात का कोई काम नहीं, लेकिन बहरहाल यकीनन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जब मौका आया, जिस मकसद के लिए हमने तरबियत की थी और जिस मकसद के लिए हम तैयार हो रहे थे, तो हमने उसमें सुरखरू हुए। अल्लाह के ख़ास करम से हमने अपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, और वो जो हमारे अवाम का जोश और जज्बा और जो उनकी खुशी और फ़ख्र था, वही हमें पहुंचता है, वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। उसी की बदौलत हमें मज़ीद अपने आप को ख़तरात से ना घबराते हुए दोबारा अपने मुल्क के लिए बार बार फिजा में बुलंद होने का दिल करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे उमर आपसे बात करना चाहूँगी। मुझे आप बताइए कि आप लोग तैयार हैं हम हर दफ़ा भारतीय पायलट्स को इसी तरह फैंटास्टिक टी पिलाने के लिए? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस शोबे से, जिस ब्रांच से मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान एयर डिफेंस, हम लोग 24/365 डेज रिगार्डलेस ऑफ आवर्स, डेज, नाइट्स, इवेंट्स, हम लोग कंसोल्स को देख रहे होते हैं। वी आर लुकिंग डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी, एंड हम इसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि समवन प्लीज डेयर, अच्छा, बट none can dare to enter my airspace unauthorized. So we won't be allowing them. और furthermore, अगर उन्होंने कोशिश भी की तो वो आएंगे अपनी मर्जी से, बट जाएंगे हमारी मर्जी से। तो मुझे सर आप बताइए इम्तियाज साहब कि आप लोग, अगर बात की जाए उस दिन की, तो ऑपरेशन वाले दिन आप लोग कहाँ पर थे? और जब आपको पता चला कि ये सारा कुछ हो गया है, तो कैसा वो फख्र था कि हम लोगों ने एक बंदे को या वहाँ की उनकी हदूद में आने की हमारी कोशिश की और हमने उसको मार गिराया? खुशकिस्मती से स्विफ्ट रिट्रॉट में मुझे भी एयरफोर्स ने मौका दिया और मुझ पर इतना भरोसा किया कि मैंने अपनी फॉर्मेशन को लीड किया उसमें, और उसके सिले में सदर पाकिस्तान की इम्तियाजी सनद से भी मुझे नवाजा गया। लेकिन हकीकत यह है कि शायद मुझे उस वक्त तक हवा में इतना इदराक नहीं था कि क्या क्या हम अचीव कर चुके हैं। हम हमारे सर पे सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव्स सवार थे जो हमें दिए गए थे कि ये आपने पूरे करने, और हम उनकी कोशिश में लगे रहे और वो हमने पूरे किए। लेकिन लैंडिंग के बाद जब हमने न्यूज़ देखना शुरू की कि ठीक है क्या क्या हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, जब अपने बाकी कोलीग से जो पाक फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ बेसिस पे जिन्होंने टेक ऑफ करके लैंड किया था, उनसे तमाम अहवाल शेयर किया, जाना कि अच्छा क्या क्या हुआ है, तो डेफिनेटली वो एक मौका था, एक खुशी का और एक बहुत ज़्यादा फ़ख्र का टाइम था। सर, आप कहाँ पे थे? उमर साहब क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअली जिस वक्त ये सारा सिनेरियो स्टार्ट हो रहा था, तो एक्चुअली मैं लीव पर था। अच्छा। एंड माय वेडिंग वाज प्लान्ड एक्चुअली। अच्छा। तो उस सिलसिले में
जैसे ही ये सारा सेटअप शुरू हुआ एंड आई कॉल्ड माय यूनिट, मैंने खुद कॉल की, मैं सर शादी में अभी 2 दिन है, बाद में हो जाएगी, ऑर्डर के हैं। सो जस्ट आफ्टर 2 days आई वाज बैक इन माय यूनिट एंड वी वर रेडी एंड क्योंकि सर इसमें सर जिस तरह से हवा में है, वी आर ऑन द ग्राउंड स्टेशन, तो हमें वो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 24 आवर्स की कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके प्लानिंग करके उसके हिसाब से, तो वो सारी चीजें हम साथ में एनालिसिस होकर फर्दर मोर अगला स्टेप क्या है, ये तो हो गया है, आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है हमने, अब यहाँ तक तो हमने गिरा लिया, अभी और इनको मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ये कोशिश करें थोड़ा सा, तो हम और गिराएंगे। एग्जैक्टली इसी तरह जो जितने भी तारे आएंगे आसमान पे, हम उनको जरूर नीचे गिराएंगे। सर, हम देख रहे हैं आपके छाती पर एक तमगा लगा हुआ है, हमें इसके बारे में कुछ बताइए। तमगा बसालत ये बहरहाल स्विफ्ट ट्रॉट से पहले का है, ये ज़रबे अज़्ब और अज़्म नौ में कुछ रिक्वायरमेंट्स कह लीजिए, कुछ हमें मुझे पार्टिसिपेशन का मौका मिला और मैंने उनमें भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अपने मुल्क की खिदमत की, और जिस तरह हमारा फ़र्ज़ है कि हमने ना सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी ख़तरात का भी मुकाबला करना है, ये उसके। तो सर, अब हम देख रहे हैं और कि उन्होंने रात की तारीकी में हमला किया, और बालाकोट के हमले के बाद अगर बात की जाए तो हम शायद तैयार थे कि ऐसा कोई चीज आएगी, और उन्होंने रात की तारीकी में किया, लेकिन हमने दिन के उजाले में उनका जो तारा था वो जमीन पे गिरा दिया। तो ये एक्सपेक्टेड थी चीज? शायद उनके लिए नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह क्लेम भी किया कि हमने सरप्राइज किया, और उस वक्त के DGISPR का क्लियर कट उनको बयान था उसके बाद कि वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड बट वी विल सरप्राइज यू। तो ये तकरीबन दिसंबर 2018 ऑनवर्ड्स ही हमारे सीनियर लीडरशिप की, हमारे एयर स्टाफ की आप दानिशमंदी या दूरअंदेशी कह लीजिए कि उन्होंने इस खतरे को पहले ही से भांप लिया था, और एयरफोर्स में इसकी तैयारी हो चुकी हुई थी। हम पहले से ही तैयार थे इस चीज हम तैयार थे, क्योंकि जो उनका रेटोरिक था, जो उनका हिंदुत्व का प्रचार था, और जिस तरह के लग रहा था कि ये इस खित्ते को पुरअमन शायद ना रहने दें अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो हमारी लीडरशिप ने कम से कम जज कर लिया हुआ था। और उसकी वजह से हम तैयार थे। अगर वो कामयाब हुए होते या कोई कुछ कर पाए होते तो कुछ नुकसान भी कर पाते। Exactly, तो हमने ना सिर्फ उनको रिपेल किया बल्कि अपने उन्हीं प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए 27 को उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इम्तियाज साहब, हम लोगों ने सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर ये रिएक्शन दिया, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है? जैसे मैंने बताया, हम तैयार थे, हमारे प्लान्स इन प्लेस थे। डेफिनेटली बड़ी बात है, और इसके लिए ये नहीं होता कि ये एक दिन का काम हो। यकीनन बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो पायलट्स जिन्होंने जाना है, वो कंट्रोलर्स जिस तरह मेरे साथ स्क्वाड्रन उमैर बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें गाइड करना है, जिनको पहले पूरी पिक्चर क्लियर होना जरूरी है, पूरे प्लान्स जिनको पता होना जरूरी है। तो ये तमाम एक मुकम्मल तरबियत और फिर उसके बाद एक मुकम्मल प्लानिंग का हिस्सा है, जिसके बाद आप ये कर पाते हैं। तो मुझे उमैर आप बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि हम इनको सरप्राइज करने आए थे लेकिन वो खुद सरप्राइज होकर चले गए, तो आप किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं उधर बैठकर, और जब ये लाइजन करते हैं किस तरह? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 24/365 डेज एयर डिफेंस ऑफिसर्स वो सर्विलेंस पे होते हैं, क्योंकि हमारे डिफरेंट एरियाज में रेडार लगे हुए हैं जो नॉर्थ ऑन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी चीज़ एयर स्पेस में हमारे नॉलेज के बगैर नहीं होती है, वो अपनी टेरिटरी हो, वो उनकी टेरिटरी हो, वो हमारे पास क्लियर पिक्चर आ रही होती है, और हमें सिनेरियो बिल्डअप होता हुआ दिख रहा होता है कि कहाँ पे क्या सिनेरियो है, कहाँ पे क्या सूरत हाल है, कहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस तरह से वो ये 4 जगहों से इन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की थी, सरक्रीक से, रहीम खान, फाजिल का सेक्टर एंड देन नॉर्थ। ये हमारे पास ऑलरेडी पिक्चर में थी कि ये चीज़ें यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी सिनेरियो को काउंटर करने के लिए हम ऑलरेडी जो भी हमारे उस वक्त जितने भी पायलट हजरात थे, जितने वो ड्यूटी पे मौजूद थे, तो उनको ऑलरेडी कॉशन कर दिया हुआ था कि गेट रेडी। ये हमारा जो है ना, ये ऑल रियल टाइम सिनेरियो चल रहा होता है, बिकॉज इट्स इन एयर जो होती है एयर पावर, उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा 2 सेकंड का डिले मेरे पायलट की जान खतरे में डाल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और न सिर्फ उसकी जान खतरे में जाती है, पूरी कौम भी उसके ऊपर एम्बैरेसमेंट जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमने सारी चीज़ों को साथ साथ कैटर करना होता है, एंड वी आर नॉट अलोन एट दैट टाइम। हमारी लीडरशिप हमारे साथ होती है, वी आर
इन लाइजोन होते हैं हम सब के सब, कि थ्रू आउट हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ये सर ये सूरत हाल है, एंड हम जो अपनी चैनल रिपोर्टिंग है उसके थ्रू हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि सर यहाँ पे ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। तो इस तरीके से हम चलते रहते हैं साथ साथ। तो ये इट्स लाइक नॉर्मल रूटीन जॉब। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे विंग कमांडर इम्तियाज़ आप बताइए कि आपके ख्याल में उस दिन जब भारतीयों को पता चला होगा कि हमारा पायलट पाकिस्तानियों के कब्जे में है, तो उनका मोराल क्या होगा, क्या सोच रहे होंगे वो उस टाइम, किस तशवीशनाक हालत में होंगे वो लोग? यकीनन तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि क्या उनके एहसासात होंगे, जो उसके कोलीग्स होंगे, जो बाकी आसपास के होंगे, और यकीनन बाकी पूरी कौम उनकी। तो ये एक डीमोरलाइजिंग और एक बहुत ही डीमोटिवेटिंग किस्म की चीज़ है यकीनन उनके। लेकिन जिस तरह की अगर आपने जारहियत की है और आप एक पीस लविंग नेशन के अगेंस्ट अगर कुछ करने को जा रहे हैं, तो ये फिर आप की अपनी गलती या मिस कैलकुलेशन है, और उसके लिए फिर तैयार होना चाहिए था उनको। तो क्या आपको लगता है कि वो दोबारा जुर्रत करेंगे ऐसा कोई ऑपरेशन करने पे, या हमारी जो धाक है कितनी बैठी है उनके ऊपर, हमारी एयर सुपीरियरिटी जो है वो कितनी ज्यादा साबित हो गई है, सबके सामने आ गई है? वो तो उनके भी अपने सामने आ गई थी जब उन्होंने फौरन ही बयान दे दिया कि रफेल होते तो शायद ये ना होता। लेकिन हम उनके हर तरह के हरबे, हर तरह के किसी भी गलत कदम के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह उनकी जुर्रत नहीं होगी, लेकिन अगर उन्होंने जुर्रत की तो बच के नहीं जाएंगे। जो इस दफ़ा इनके साथ हुआ था, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा और आगे भी इसी तरह ही होता रहेगा इंशाल्लाह। और कोई गंदी या मैली आंख से हमारे पाकिस्तान को देखेगा तो उसके साथ यही होगा। मुझे उमैर आप बताइए कि हम जिस तरह 2 दिन बाद अभिनंदन को वापस कर दिया गया, तो ये किस तरह का जेस्चर था, एक बेहतरीन जेस्चर पूरे अक़वाम में भी बताया गया कि हम लोग पुरअमन कौम हैं और अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। जैसे आपको पॉलिटिकल लीडरशिप की काफ़ी स्टेटमेंट से आइडिया हो गया होगा कि हम लोग इस खित्ते के रिस्पॉन्सिबल हैं, और दोनों जो हैं कंट्रीज वो न्यूक्लियर पावर हैं। एग्जैक्टली। तो ये यहाँ से जो चिंगारी निकलेगी वो उसका शोला बहुत भारी होगा, तो उसके रिप्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सवेर होंगे। अब इसमें आम लोगों को 22 बिलियन की आबादी को खतरे में डालना ये मुनासिब नहीं है। तो उसके लिए हमारी लीडरशिप ने इसके ऊपर बहुत अच्छा स्टेप लिया, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड देन मिलिट्री लीडरशिप। उन्होंने ये एक जेस्चर पूरी दुनिया को दिखाया है कि अगर हम पे जंग मुसल्लत करोगे तो ऐसा नहीं है कि हम चुप करके बैठेंगे, वी विल रिस्पॉन्ड, वी विल रिटेलिएट, और हम आपको आपसे बड़ा सरप्राइज देंगे। लेकिन इन द मीन टाइम वी आर पीस लविंग, हमें ना चाहिए बेहतर। तो मुझे बताइए इम्तियाज़ साहब कि पाकिस्तान में अब JF-17 जो तैयारे हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, तो ये किसी मुल्क के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? दुनिया में शायद बहुत थोड़े ही ममालिक ऐसे हैं जो अपना एक फाइटर जेट खुद तैयार कर रहे हों, और ना सिर्फ ये जेट बल्कि उसकी जो बाकी वेपनरी भी है उसकी भी कैपेबिलिटीज रखते हों। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम JF-17 के ब्लॉक 2 के बाद ब्लॉक 3 पे मूव ऑन कर चुके हुए हैं और उसकी प्रोडक्शन भी जारी है। तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर जिस कैलिबर का ये जहाज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ है, तो ये हमारे लिए हमारी दिफाई काबिलियत में बहुत बड़ा इजाफा है, और इंशाल्लाह ये फॉर टाइम्स टू कम हमारे सरहदों की हिफाजत पे मौजूद होगा। तो मुझे बताइए इम्तियाज़ साहब कि अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर पायलट लाइफ की, अगर आप लोगों की लाइफ की बात की जाए, तो एक पायलट की कितनी मुश्किल लाइफ होती है, क्योंकि आप लोग $1 बिलियन की मशीन उड़ा रहे होते हैं और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ हमें बताइए। मुश्किल कितना प्रेशर होता है, मतलब एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और आपके कंधों पर हर एक जिम्मेदारी होती है जो आप लोगों ने पूरी करनी होती है। ट्रेनिंग है, आप करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन से बहुत सारे जो उसके इनहेरेंट स्ट्रेसर्स या डेंजर्स हैं शायद वो पसे पुश चले जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो आपको उस वक्त ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होते हैं, या जिस काम के लिए आपको उस वक्त जिन एम्स के लिए आपको एयर में लॉन्च किया गया होता है, आपके सर पे वही होते हैं। और यकीनन अगर कोई स्ट्रेस मैं कहूँ तो वो ये ज़रूर होता है कि आप अपनी तरबियत के दौरान भी अपनी बेस्ट कैपेसिटीज़, बेस्ट कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह जब कभी मौका आए तो मैं अपने इस फ़र्ज़ को पूरा कर सकूं। ये प्रेशर ज़रूर होता है कि मैंने अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि जब इस कौम को मेरी ज़रूरत हो तो मैं उस पर पूरा उतरूं। तो ये प्रेशर ज़रूर होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वंडरफुल लाइफ, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि आप एक फ्लाइंग मशीन
लेके एयर में जा रहे हैं एंड यू गेट टू फ्लाई ईच एंड एवरी डे, तो वो तो एक उमर, मुझे आप बताइए कितना मुश्किल, जैसे इम्तियाज ने तो बता दिया कि कितना मुश्किल है, आप लोगों की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है? कि लोग कहते हैं जी हम लोग पढ़ाई से भागकर फौज में आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि फौज में आके ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ऐसा है? बेसिकली जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग है वो तो सेम है, लेकिन है। जो पढ़ाई फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में हम जाते हैं तो अपने प्रोफेशन के ऊपर मास्टरी के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और उस चीज को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए, ताकि कहीं किसी ऐसी जगह से लैप्स ना हो जाए, क्योंकि एज यू आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी है, ज्यादा, एग्जैक्टली। तो उसके अंदर लाइफ इज नेवर एंडिंग लर्निंग, तो आपको उस हिसाब से लर्निंग करनी पड़ती है और आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है, ताकि आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दें जिसका खमियाजा हम लोग भुगते हैं। इट्स नॉट अबाउट योर ओन फॉल्ट एक्चुअली, वो फॉल्ट आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में दिख जाता है, वो जब वहां पे वो ब्लंडर होता है, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर देयर एक्चुअली। तो उस चीज को कैटर करने के लिए यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी हार्ड, और आपको अपने मशीन का, अपने मैकेनिज्म का पता हो। जैसे जिस तरह से सर फ्लायर है, मुझे इनकी मशीन के पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इनको किस जगह से किस तरीके से मैं मोड़ूंगा तो जाके ये उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकेंगे विद इन अ फ्रैक्शन। अगर मुझे उसके मशीन का नहीं, काबिलियत का नहीं पता होगा, तो मैं उसमें अगर कोई भी एक टर्न भी दे देता हूँ, स्लैगिश टर्न हो जाता है, देन इट कैन कॉज मी ए ह्यूज लॉस। तो मुझे आप बताइए विंग कमांडर इम्तियाज के फ्लाइंग की बुनियादी तरबियत तो आप लोग एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर से हासिल करते हैं, लेकिन आगे अगर F-16 या 17 थंडर स्क्वाड की ट्रेनिंग कितने अरसे के लिए होती है और वो कहाँ पर होती है? अच्छा, ट्रेनिंग एयरफोर्स में एक समझ लीजिए नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब वो चलती रहती है, चलती रहती है। आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं, आप अगले के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, और यही केस फ्लाइंग में भी है। हाँ, ये है कि तकरीबन इनिशियल, अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें ना जाऊं, तो इनिशियल 3 से 6 साल के अरसे के बाद आप किसी F-17 या F-16 स्क्वाड्रन में पहुंच रहे होते हैं, जहां पे आप अपनी इब्तिदाई ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ठीक है। कुछ अरसे में, जैसे कि 6 से 8 महीने या 10 महीने तक आप उसको इनिशियल उड़ाना सीख लेते हैं, लेकिन एक इस तरह के यंग पायलट को जंग के लिए तैयार करने में मजीद फिर काफी टाइम लगता है, और उसमें आप समझ लीजिए कि एनीथिंग फ्रॉम 4 to 5 years मजीद उसको लग जाते हैं कि अब वो उस कैलिबर का हो कि वो ना सिर्फ खुद जा सके जंग में, अपने साथ अपने विंगमैन को ले जा सके और कुछ करके भी दिखा सके। मुझे बताइए विंग कमांडर इम्तियाज कि फाइटर पायलट बनना आसान है या ज़्यादा मुश्किल है? और हमारे नाजरीन को बताइए, कुछ अब हमें देख रहे होंगे, उन लोगों ने इस साइड पर भी आना होगा, नौजवान जो, उनमें किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो फाइटर पायलट बन सकते हैं? फाइटर पायलट बनना आसान है या मुश्किल, पता नहीं। क्वालिटीज, इमोशनल क्वोशेंट, IQ के साथ साथ एक EQ या इमोशनल इंटेलिजेंस का होना एक पायलट में बहुत जरूरी है। एक क्विक डिसीजन मेकिंग जिस तरह की उसने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में करनी है और स्प्लिट सेकंड्स का मामला होता है, वो सब चीजें रिक्वायर्ड हैं। लेकिन जितने भी अगर हमारे यंग एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं और वो एयरफोर्स में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा सिंपल यही पैगाम है कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, अभी अपनी फिटनेस पे तवज्जो दें, और इंशाल्लाह जब वो सिलेक्ट होकर एयरफोर्स में आ जाते हैं तो उन क्वालिटीज को पॉलिश करना और उन लड़कों को, उस यंग ब्लड को तैयार करके, मोल्ड करके एक फाइटर पायलट बनाना, वो एयरफोर्स एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे देगा। तो ये परेशानी उनको नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई, फिटनेस पे तवज्जो दें, और दूसरा अपने जज्बात पर भी ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। मुझे स्कॉलर लीडर उबैर, मुझे बताइए, अपने, जो मैंने इनको बोला है कि अपने जज्बात पर काबू रखना कितना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको आपने कोप अप करना होता है, तो जज्बात पे काबू किस तरह रखते हैं आप लोग? एक फौजी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एग्जैक्टली, लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। एयरफोर्स की जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें हमें चीज़ बड़ी कैटेगोरिकल सिखा दी गई है कि इमोशनल आपकी लाइफ में चीज होनी ही नहीं चाहिए, कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, क्योंकि हम इमोशंस की बेस पे खेल नहीं सकते। हम इमोशंस के साथ कहीं पे भी जाएंगे, हम जेनेरिक आप ले लें लाइफस्टाइल में, किसी भी लाइफस्टाइल में आप इमोशंस डाल दें, उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, देन इट्स अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशनलिज्म एंड इमोशंस दे आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही है। बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे चीजें सोचनी है, वो उस वक्त दिल जरूर कर रहा होता है, बट आई हैव टू पुट अ बार ऑन दैट, नहीं ये चीज मुझे आगे नुकसान की तरफ लेके जाएगी, तो बजाय इसके कि मैं उसकी तरफ जाऊं, आई हैव टू बी अ प्रोफेशनल। तो आप वहीं पे उस चीज को नैरो डाउन करते जाते हैं, और जब
ये इतना आप ग्रो कर लेते हैं तो उसके बाद इमोशंस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताइए विंग कमांडर इम्तियाज के कोई ऐसा वाकया हमारे साथ आप अगर आप शेयर करना चाहें कि कोई मिशन हो और उसमें आप कुछ भी ऐसा मेमोरेबल कोई वाकया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मेमोरेबल तो शायद ये 27 फरवरी वाला एक बहुत बड़ा मेरे करियर का हाईलाइट होगा। इसी तरह छोटे छोटे बहुत सारे होते रहते हैं आपके साथ। हादसात भी होते हैं जिसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अपनी फॉर्मेशन में से किसी की खुदा न खास्ता जान गई हो या कुछ, लेकिन इजेक्शंस वगैरह और ये चीज़ें हमारी रूटीन की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, क्योंकि इट्स अ मशीन एंड इट कैन गिव अप। जब कभी ऐसा होता है तो हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक वाकया आई एम सॉरी इस वक्त मैं आपको नहीं शायद बता सकूं। नहीं कोई मसला नहीं, यही एक बहुत मेमोरेबल वाकया है जो हमारी जिंदगी के साथ चलता रहेगा और जब भी 27 फरवरी आएगी हम सब इसी तरह उसको याद करेंगे जिस तरह शायद कल हुआ हो। तो ये वाकया हमारे साथ चलता रहेगा। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें वक्त दिया और आज आप यहाँ पर आए हैं स्पेशली उस वाकये की वजह से और उस वाकये को याद करने के लिए, और ये ताज़ा ही रहेगा हमारे साथ। तो मैं आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। जनाब 27 फरवरी ये सबको याद रहने वाली है, ये हमें भी याद रहने वाली है और ये भारत को भी याद रहने वाली है और सारी जिंदगी उनके साथ चलेगी। और जो वो फंटास्टिक टी है ना वो बहुत मजे की है और मैं अभी दोबारा टी पीने वाली हूँ। तो जनाब अभी मैं ब्रेक पर जा रही हूँ और उससे पहले सदाए पाकिस्तान एयरफोर्स का मिली नगमा जो है वो रिलीज कर दिया गया है, तो वो आप सुनिए, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाजरीन, आज के दौर में हर दूसरे इंसान को सबसे ज्यादा अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ अपनी उम्र की भी फिक्र लाहक होती है, जिसकी असल वजह आज के तेज और जदीद दौर में मिलने वाली रोजमर्रा की टेंशन और मुश्किलात हैं, और जिसको दूर करने का बहुत ही आसान और आजमूदा हल भी मौजूद है हमारे पास, जो कि दुनिया में बहुत कदीम और बहुत से मज़ाहिब में इसको बहुत ही अहमियत हासिल है, जिसका नाम योगा है। ये एक आसान और सुकून दे जिस्मानी वर्जिश है। बाकायदगी से योगा करना तवील उम्र तक जवान, मुतहर्रिक और सेहतमंद भी रखता है आपको। योगा दिमाग में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके मूड को खुशगवार बनाती है और जहन को पुरसुकून भी रखती है। माहिरीन का कहना है कि योगा तबीयत में चुस्ती, तवानाई में इजाफा और जहनी सेहत के साथ जिस्मानी सेहत को भी बेहतर करती है। योगा इंसानी सेहत के लिए कितना जरूरी है, योगा कैसे किया जाता है, ये जानना है। हमारे पास आज मेहमान हैं, आलिया आगा हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। आलिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आलिया, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि योगा हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए अगर कहा जाए तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी सोसाइटी में योगा के लिए कितनी पजीराई मिलती है और कितनी अवेयरनेस है लोगों को इस चीज़ की? बड़ी हैरान कुन बात है जी, क्योंकि जब मैंने भी योगा सीखना शुरू किया और मैं बाहर जाती रही सीखने के लिए, यहाँ पाकिस्तान में कोई मौके नहीं थे, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि ये इसके जो ओरिजिन है ये मोहनजोदाड़ो से है। अच्छा। तो ये रिकॉर्डेड है बाकायदा। तो ये हमारे खित्ते का, जैसे आपने कहा, बड़ा कदीम और ये 5000 साल पुरानी साइंस है और ये कंप्लीट साइंस है जी। और ये साइंस मैंने जब पढ़ के आई हूँ तो मैंने एक स्कूल बनाया है। अच्छा। और ये जो स्कूल है ये वाहिद स्कूल है, योगा स्कूल है आपका? बाकायदा अकेडमी है जी। ओके। और ये वाहिद स्कूल है जी कि ये पूरी दुनिया में एक्रेडिटेड और रिकग्नाइज्ड है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के जो हमने एक पाकिस्तान को वो लगाया है स्किल डेवलपमेंट पे, क्योंकि जब आप योगा सीखते हैं तो आप ये टीचर ट्रेनिंग हम कराते हैं। जरूरी नहीं कि आप टीचर बने, लेकिन आप जब टीचर ट्रेनिंग करते हैं उसमें आपको सब सिखा दिया जाता है। योगा एक ऐसी चीज है बिल्कुल जैसे डांस है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस वक्त क्लासिकल डांस शुरू करें तो वो नहीं होगा, बॉलीवुड तो हो जाएगा, लेकिन क्लासिकल डांस सीखने के कदम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तरीके होते हैं। योगा भी इसी तरह से सीखा जाता है। जब हम किसी को कॉपी करना शुरू करते हैं, जैसे क्लास हो गई या यूट्यूब हो गया, तो उसमें असल गुर नहीं बताए जाते कि ये पोस्चर किस तरह से ठीक करना है, उसमें सांस कैसे लेनी है। तो ये वाकई में योगा के माने, असल माने जो हैं वो हैं टॉक्सिक आउट,
और कंजर्व एनर्जी। तो ये असल चीज है, लोग इसको मिक्स कर देते हैं। वेस्ट से चूंकि अब हमारे पास आ रहा है तो ये फैशनेबल लग रहा है और ये समझते हैं कि योगा करना जो है वो सिर्फ हाई क्लास सोसाइटी का है। नहीं, ये योगा अब मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैंने 17 साल वकालत करी थी। अच्छा। उसके बाद मैंने योगा सीखा और मैंने इसको तय किया, जब मैंने सीख लिया तो मैंने ये तय किया। आपको क्या सोच क्या थी, अगर वकालत के बाद इस साइड पर आई, योगा एक्सपर्ट, इसमें सारी एक्सपर्टीज ली, तो किस तरह जिंदगी तब्दील हुई, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? वही वाली बात कि हम टूटे फूटे लोग होते हैं क्योंकि इतनी वकालत को आसान काम नहीं है बेशक, और बॉडी पे बहुत टोल होता है, दिमाग पे बहुत टोल होता है, और जब दिमाग पे टोल होता है तो बॉडी पे टोल आता जाता है। तो मुझे भी मजबूरन ये योगा की तरफ जाना पड़ा जब डॉक्टर्स और कायरोप्रैक्टर्स ने कहा कि बस अब हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो मुझे योगा की तरफ मुड़ना पड़ा और मैं ये समझती हूँ कि ये आज लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन ये कल करना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी बीमारियों के लिए को प्रिवेंट करता है और इतनी बीमारियों को रोक देता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं तो बेड रिडन थी जी। अच्छा। और मैं चल भी नहीं सकती थी, एक वक्त में इतना मेरा बुरा हाल था। तो कोई तकरीबन 3 months आई वाज इन बेड। तो वहां से फिर अगर मैं रिवाइव कर सकी तो मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए जरा थोड़ा सा इसमें हमें एहतियात करनी होती है, किड्स योगा थोड़ा सा फर्क होता है जी। तो किस तरह, क्या आप, एक तो आपने बताया पूरा सिनेरियो कि आपकी किस तरह लाइफ चेंज हो गई, तो आप योगा टीचर्स भी तैयार करती, जिस तरह आपने बताया कि आपकी एकेडमी है, तो वहाँ पर किस तरह उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है योगा टीचर्स की? तो क्या हर कोई योगा टीचर बन सकता है? हर कोई योगा टीचर बन सकता है जी। अच्छा। अगर आपके पास थोड़ी बेसिक एजुकेशन, इसमें तकरीबन मैट्रिक चाहिए होता है। ओके। क्योंकि ज़ाहिर है पढ़ना लिखना है, मैनुअल भी हम देते हैं साथ में। लेकिन आप यकीन करें, जो लोग हमारे पास आए हैं वो YouTube से करते रहे हैं या क्लासेस में जाते रहे हैं, तो वो यही कहते रहे कि हमें वाकई में नहीं मालूम था कि ये हमारे जिस्म में अंदर हो रहा है और हम इसको इस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो इसमें सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस का इलाज है जी, क्योंकि मेरा एक खास प्रोग्राम है क्लिनिकल योगा। आई एम द हाईएस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन पाकिस्तान। जैसे आपके पास MBBS होता है, RCPS होता है, इस तरह से जो डॉक्टर्स के टियर्स होते हैं, इसमें योगा के भी होते हैं। मिनिमम, एक तो हमारे यहाँ ये नॉलेज आनी चाहिए कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे है वो 200 आवर्स है। ठीक है, वो तकरीबन महीना लगती है कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद टीयर्स आते हैं और उसके बाद योगा थेरेपी आती है। तो योगा थेरेपी के जो कोर्स है मेरा 1000 आवर्स है मेरे पास, और क्लिनिकल योगा मेरा प्रोग्राम है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीजेस, यानी आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम्स, बैक एक प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, कोलिसिस, वेरिकोस वेन्स, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज। अब आप देखें कि हालांकि हमारे यहाँ ये योगा इतना पुराना है, इतनी हर चीज इसमें है कि आप इतनी बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हो, और जो इन बीमारियों की वजह से हम लोग इतनी हैवी मेडिसिन खाते हैं, बिल्कुल, और उसमें इतना पैसा हम लोग जाया करते हैं, उससे भी हम बच सकते हैं जी। जब मैंने योगा पढ़ना शुरू किया तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे उसमें आई कि ये कहते हैं, योगीज कहते थे कि एक इंसान की जिंदगी तकरीबन 120 साल है और हमने उसको छोटी कर दी है, हाफ कर दी है, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है। एग्जैक्टली, तो हमारा खाना पीना, एग्जैक्टली हर चीज तो चेंज हो गई है। टेंशन लेना और ना सांस सही लेना, ये बहुत सी बातें हैं हमारे जिस्म में जो हम करते रहते हैं। अब देखिए, हम जो एक्सरसाइज भी हम करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं करते, क्योंकि 2 किस्म के मसल्स होते हैं। ठीक है। अगर आप देखें तो रनर्स बहुत पतले होंगे, अगर आप वेट लिफ्टर्स देखें तो वो जरा अच्छे चौड़े बॉडी बनी होगी, जैसी एक्सरसाइज होगी वैसा मसल इस्तेमाल होगा। जो हमारे यहाँ एक्सरसाइज कराई जाती है औरतों को पतला होने के लिए, उसे जैसे जंपिंग जैक्स हो गए, जैसे ये माउंटेन क्लाइंबर्स हो गए, ये सब हो गए, ये इसमें जो मसल इस्तेमाल होता है वो वाइट मसल है। ठीक है। वाइट मसल जो है वो ग्लूकोज पे चलता है, यानी कि शुगर पे चलता है। ठीक है। और जो असल मसल है जिसको हमने इस्तेमाल करना होता है उसे हम रेड मसल कहते हैं, जो योगा में इस्तेमाल होता है, उसकी ग़िज़ा है फैट। तो अब आप खुद मुझे बताइए कि आप ग्लूकोज को इस्तेमाल करना चाहेंगी या फैट को इस्तेमाल करना चाहेंगी वेट लॉस में। तो यहाँ पे लोग जो हैं, इसकी इनको समझ आ जाए तो ये यकीनी तौर पे ये मुल्क जो है बिल्कुल अपने आप को तवानाई की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अभी आपने बताया कि हम फिट रहने के लिए जिम भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं फिजिकल, लेकिन लोग कहते हैं ये जिम का या फिजिकल एक्सरसाइज का मुतबादिल है, ऐसा है?
देखिए ये बिल्कुल एक अलग चीज है और वो एक्सरसाइज बिल्कुल अलग चीज है। नॉट एट ऑल, क्योंकि देखिएगा इंसान का जिस्म बना है काम के लिए। ठीक है। हम सिर्फ घंटों बैठ के हमने इसे कमजोर कर देते हैं, और जैसे एज होती है हम कमजोर से कमजोर चले जाते हैं। अगर आप हमारी औरतों को देखें तो मेरे ख्याल में 50-60 साल के बाद उनके घुटने बच चुके होते हैं, और उनसे खड़ा भी नहीं होता है कि यहीं बैठे बैठे हमें चाय दे दो, यहीं बैठे बैठे हमें कुछ कर दो, हम उठ के जल के बैठे बैठे काम कर लेंगे, हम खड़े होके नहीं कर सकते। फिर वहां से यहाँ से डॉक्टर्स के ऊपर आप जो खर्चे शुरू करते हैं उसकी तो रिहाई नहीं है। ठीक है जी, दवाइयों पे जो खर्चे शुरू करते हैं, फिर आपके जो बैक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, फिर आप गद्दे ले रहे होते हैं, जूते खास ले रहे होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही होती है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप 30s-40s में शुरू कर लें तो आपकी जो यही बरकरार कर सकते हैं इसको 70-80 तक। जब मैं पढ़ रही थी तो हमारे साथ यूरोपियन कॉलीग्स थे, तो यूरोपियन कॉलीग्स ने कहा कि जी मेरी वालदा को ये प्रॉब्लम है। मेरे मुंह से ये पूछने, मैंने कहा कितनी आपकी वालदा की उम्र है? तो कहती कि 70 साल। और मेरे मुंह से एकदम निकला ओ ओल्ड। तो कहती नो यंग, और सारी यूरोपियन शुरू हो गए नो यंग। तो मैंने कहा कि अगर ये यंग है तो आपके सीनियर्स क्या है? हमारे तो यहाँ पर इनको कहा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बाहर भी आप कह रही हैं कि आप बाहर भी पढ़कर आई हैं और सारा इसके बारे में जानकर आई हैं, तो बाहर इसकी कितनी मकबूलियत है और पाकिस्तान में कितनी, अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो? बाहर में योगा को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सेप्ट किया गया, और जो लोग वाकई में योगा करते हैं तो उनके जिस्म भी अच्छे हैं और वो स्ट्रेस को भी बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस्म और दिमाग एक ही चीज है ना, गाड़ी तो एक ही है ना हमारी। तो इसलिए वो फिर खाने की तरफ भी आप जो तवज्जो है वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। तो इसमें ये जरूरी है कि हमारे मुल्क में इसको एसोसिएट किया जाता है बहुत इंडियन कल्चर्स के साथ। ये कल्चर से बिल्कुल अलग है। ये उस जमाने की चीज है जहाँ यहाँ पे कोई रिलीजन ही नहीं था, तो इसको हिंदुइज्म से या इस्लाम से या किसी ज़ोरास्ट्रियनिज्म से या किसी से बुद्धिज्म से एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। और ये सिंपल साइंस है, क्योंकि अब साइंस ने जब से ये वेस्ट गया है, साइंस ने इसके ऊपर इतनी तहकीक करी है कि अब आपके पास मेडिकल जर्नल्स के पेपर्स निकल आते हैं कि इनकी कितने कितने रिसर्चेस हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइए आलिया, एक खवातीन का एक बहुत ही अहम सवाल होता है कि क्या योगा से वेट कम किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, और परमानेंटली आप उसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ना कि अगर डाइटिंग करते हैं या आप जिम जाते हैं, तो अगर हम जिम छोड़ देते हैं, डाइटिंग छोड़ देते हैं, तो हम वापस से गेन करना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। वेट योगा से ऐसा होगा? क्योंकि देखिए आप जो एक तो लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है जो चीज आप करते हैं, हमारे यहाँ ठीक है दूसरी कमिटमेंट्स प्रायोरिटी रखती हैं, और उसको माशरे में एक तरह से समझा जाता है कि जी दूसरी चीजों को आपने पहले मद्देनजर रखना है, बच्चे हैं, घर के काम हैं और ये सब है। अपनी सेहत जो है वो हम लुक आफ्टर कर लेंगे, आपको हम बिल शिल दे देंगे, डॉक्टरों की आप फिक्र ना करें। लेकिन ये होश तो औरतों को खुद करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखिए मैं ये समझती हूँ कि माँ बाप इतना बड़ा बर्डन बन जाते हैं औलाद के ऊपर इस मुल्क में, क्योंकि वो औलाद जो है बेचारी ना कहीं अच्छी पोजीशन के, जी मैंने कराची जाना, नहीं मैं नहीं जा सकती जी, क्योंकि मेरे वालदान इधर हैं और मेरी वालदा की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ये अपनी सेहत जो है आप जो औलाद के लिए इतना कर रहे हैं, ये भी करें ताकि उनके ऊपर बाद में भी बोझ ना बने। देखिए अगर आप जिम जाते हैं, कितने अरसे के लिए जाएंगे आप, उसके बाद आप छोड़ दें, ठीक है, बॉडी वाकई में उसके ऊपर असर तो आएगा। बिल्कुल। डाइटिंग का बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि डाइट हम जो है उसे हम मैल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाते हैं। बॉडी यानी बाल गिरने लग जाएंगे, औरतों की स्किन खराब हो जाती है, क्योंकि पहले ही हमारी ग़िज़ा जो है वो ऑर्गेनिक है नहीं है, अच्छी मिल नहीं रही। और दूसरा जब हम बिल्कुल ही कम खाना लग जाते हैं या छोड़ ही देते हैं खाना, तो फिर यही होगा। लेकिन मैं आपकी यहाँ भी कहूंगी कि सिर्फ ऑर्गेनिक तो छोड़े, हमारे यहाँ जो है ये मैं पहले भी ये बताने लगी थी कि ये जो खित्ता है ये अब दुनिया का कैपिटल बन चुका हुआ है हार्ट डिजीज और डायबिटीज का, क्योंकि हमारे यहाँ 3 चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती हैं, चीनी, नमक, आटा, ठीक है ना जी। और अब तो देसी घी का भी फैशन आ गया है, तो उसके ऊपर सबके ऊपर चीनी, देसी घी और आटे और नमक पे सब कुछ पे लगा लें आप देसी घी, तो एक हद तक बॉडी ले सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो है बॉडी भी शोर करना शुरू कर देती है। ये अलामात हैं, ये सिम्टम्स हैं। जैसे क्लिनिकल योगा है, क्लिनिकल योगा में पहले हम जैसे आप डॉक्टर के पास जाती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, मेरा पेट सही नहीं रहता, गाउट हो गया, ये हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं, वो आपको गोली देती है, तो आप एक हफ्ते विदिन 5 डेज ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो क्विक है, वो सिम्टम के ऊपर है। लेकिन बॉडी ने फिर कहीं और दिखाने हैं, अपनी स्ट्रेन कहीं और दिखाना है, तो फिर
आपको क्या करना है, फिर से आप जाएंगे सिम्टम के ऊपर जाएंगे। योगा क्योर करता है थ्रू कॉज, कि कॉज क्या है, सिम्टम नहीं। तो आपके सिम्टम्स खुद परमानेंटली खत्म हो जाते हैं जब आप कॉज पकड़ लेते हैं। ये क्लिनिकल योगा की एक तो खासियत है। ठीक है। दूसरी चीज ये है, मैं समझती हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है, टीचर ट्रेनिंग या योगा ट्रेनिंग जो है, इसको अवेल करें लोग, क्योंकि और यही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं पता लोगों को योगा की ट्रेनिंग किस तरह देनी है। आपकी सारी सेहत जिस्म के ऊपर हम बताते हैं कि आपका हार्ट जो है उसको किस तरह से रिलैक्स करना है, कि आपके फेफड़े जो हैं उसको किस तरह से रिलैक्स करना है, पेट की एक्सरसाइजेस क्या हैं, आपकी टांगों की एक्सरसाइजेस जिसमें नी बचा सकें आप, जल्दी उसको इरोजन में ना लेके जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी लोग यहाँ पे अर्थराइटिस आता है क्योंकि गलत नी की पोजीशन में लाते हैं। तो कौन कौन सी, आप मुझे बताइए आलिया, कि अमूमन लोग योगा करते हुए कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो अब उन्हें अवॉइड करना चाहिए? जी, एक तो ये है कि सांस रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। जो सांस रोकने का तरीका है वो एक रिदम में है। देखिए बॉडी रिदम में चलती है, सूरज है वो रिदम में जाता है, चांद आता है वो भी रिदम, परिंदे उड़ते हैं वो भी रिदम में उड़ते हैं, हर चीज रिदम में है। इंसान की बॉडी बहुत स्मार्ट है, अब तक तो हमें बड़ा कर ही लिया ना उसने, ठीक है, वो हमारे से ज्यादा स्मार्ट है। हमारी गूगल की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी बॉडी स्मार्ट है। तो सांस रोकना जो है वो बहुत गलत है, इससे तो बिल्कुल अवॉइड करें। ये तो अंदर बॉडी में डिजीज लाता है, क्योंकि अगर सांस रोकना है तो इसका एक तरीका होता है, खास तरीका रिदम के साथ होता है। तो ये रिदम हम जब तक हम नहीं सीखते हैं, हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो पोजीशन में आपको स्ट्रेन लग रहा है, पेनफुल है, वो पोजीशन करें ही ना। लोग फिर भी करेंगे, फिर भी करते हैं कि शायद एक दफा हो रहा है दूसरी दफा नहीं होगा। जी, और रेपिटेशंस नहीं है योगा में, एक चीज की मल्टीपल रेपिटेशंस नहीं है। जो मल्टीपल रेपिटेशंस करते हैं फिर आप एरोबिक्स और योगा को मिला रहे हैं। तो मुझे बताइए, योगा एक्सरसाइजेस या योगा किस उम्र से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या छोटे बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं? जी, छोटे, मैंने बताया था कि सिर्फ छोटे बच्चे जो हैं उनका हम थोड़ा सा प्रोग्राम फर्क रखते हैं, क्योंकि कितना भी बच्चा मोटा हो पतला हो उसका मसल स्ट्रांग नहीं होता। आप नोट कर लीजिए, बच्चे का मसल कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा, तभी वेट ट्रेनिंग भी उनको नहीं कराते, क्योंकि उनकी हड्डी होती है नरम, और जब आप उनके से वजन उठाते हैं तो वो हड्डी दब जाती है मसल के थ्रू। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें माइंड ट्रेनिंग होती है कि कंसंट्रेशन कैसे करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ कर दिया जाता है बेटा कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। अब भाई पता ही नहीं कंसंट्रेट कैसे करना है, एग्जैक्टली रहते हैं तो ठीक है कंसंट्रेट होगा, मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन की बाकायदा एक्सरसाइजेस होती है कि इतने वसी सोच से जहां हमारे दिमाग में करोड़ों ख्याल ही ख्याल हैं, तो उसमें हमने एक पॉइंट पे लाना है। इसकी तो एक्सरसाइजेस होंगी ना, ऐसे तो नहीं आ जाएगा दिमाग। तो हालांकि वो जैसे कि योगा में कहते हैं मंकी माइंड, एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी शाख से तीसरी शाख, चलता ही चला जाता है इधर से उधर। तो बच्चों के लिए कंसंट्रेशन की एक्सरसाइजेस बेहतरीन है, उनको ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस कराने की कोई जरूरत नहीं होती है, और उनके लिए कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जिसमें स्ट्रेंथ इस्तेमाल हो वो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। तो आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे जो बहुत ज्यादा टेंशन में और डिप्रेशन में भी बिल्कुल होते आते हैं, उनको फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं? किस तरह की एक्सरसाइजेस सजेस्ट करती हैं योगा के अंदर? एक्सरसाइज कम होती है डिप्रेशन वगैरह के लोगों में। उनकी जो बेसिकली एक मेंटल स्ट्रेंथ प्रोग्राम है वो, कि जी योगा का बड़ी खूबसूरत चीज है। मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और योगा की अगर आप ट्रेनिंग लें, माइंड ट्रेनिंग, जो साइकाइट्रिस्ट है वो आपकी कैथारसिस करता है, यानी आपकी बात सुनता है, बिल्कुल, और वो कहता है कोई आइडियल चीज नहीं है दुनिया में, आप अपनी बात बताएं और दिल हल्का कर, ठीक है, और फिर एंड में आपको दवाई लिख के दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप योगा के माइंड ट्रेनिंग में, क्लिनिकल योगा में आते हैं, तो सबसे पहली बात ये कि देयर इज एन आइडियल सेल्फ, यानी आप अभी जो हैं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं और इतनी अच्छा आप प्रोग्राम करी। मैं कहती हूँ योगा आप जब शुरू करेंगी तो इसका भी आप कहेंगे कि मेरा एक आइडियल सेल्फ है, यानी इससे भी बेहतर है। तो जब आप अपने आप को बेहतर करने के लिए खुद रिकॉग्नाइज करते हैं कि मेरा एक आइडियल सेल्फ है, तो फिर आपकी माइंड ट्रेनिंग होती जल्दी जाती है। तो ये बड़ी आपने वैसे आलिया बहुत ही बेहतरीन बात की, और यही एक चीज है जो हमें आगे लेकर भी चलती है और हमारी सेल्फ मोटिवेशन को भी बढ़ाती है, यही कह सकते हैं। तो आलिया आगा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी और हम योगा के
हवाले से बात कर रहे थे कि वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिट हर किसी ने रहना है और वो ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सरसाइज करके ही फिट रह सके। एक्सरसाइज करेंगे लेकिन वो सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर फिट रखेगी, योगा हमें जहनी तौर पर भी फिट रखेगा। तो जनाब कुछ टिप्स हैं जो आलिया ने हमारे साथ शेयर की हैं, तो वो आप भी घर पर करिए और ट्रेनिंग लिए जाकर, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सके। जनाब और भी बहुत सी बातें करनी, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने। मिलते छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब कुछ बात कर लेते हैं सुर और संगीत की। तो अल-हमरा आर्ट काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम मुकाबला गायकी का इनाकाद किया गया था और जिसमें मुल्क भर से इंटर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के 16 मुंतखब तलबा ने अपने फन का मुजाहिरा किया था। और वैसे तो निसाबी तालीम, गैर निसाबी सरगर्मियां, खेल हो या फनून लतीफ़ा, तमाम मैदानों में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का नाम नुमाया था ही। अब फन मौसीकी में भी इनफरादियत हासिल हो गई है। मुकाबला गायकी में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के 7 तलबा ने फन गुलकारी में भी अपना लोहा मनवा लिया है। गजल और गीत कैटेगरीज में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा ने मौसीकी के रमूज़ व असरार का खूब इस्तेमाल किया और गजल गायकी में पंजाब कॉलेज की रेचल ने पहली, गीत में पहली पोजीशन आयशा तारिक ने हासिल की और गजल में दूसरी पोजीशन एहसन अशरफ ने हासिल की है। इसी तरह वॉइस ऑफ अल-हमरा का टाइटल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम रहा है। जजेस और शुरका का कहना था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में तलबा के छुपे हुए टैलेंट को निखारने में अपना सानी नहीं रखता। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ये जो होनहार तलबा हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्होंने ये मुकाबला कैसे अपने नाम किया है उनसे खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं रेचल है हमारे साथ और उनके साथ एमरम है और उनके साथ साइमन भी है। मैं आप तीनों को खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप तीनों? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कांग्रेचुलेशन कहती हूँ, रेचल आपको भी और एमरन आपको भी और साइमन आपको भी, कि आप लोगों ने जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का और जो पाकिस्तान का नाम आप लोग रोशन कर रहे हो, तो पहले तो उसकी मुबारकबाद। तो मुझे अब रेचल आपसे बात करनी है, मुझे बताइए कि कितनी देर हो गई है ये इस साइड पर आते हुए और गायकी करते हुए आपको? मुझे तो बचपन से इस चीज़ का शौक था बहुत, और जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है वो तरक्की करता है, इस तरह यूं ही मेरे साथ भी हुआ। और जब मैं पंजाब कॉलेज में आई तो मेरे टैलेंट को इन लोगों ने निखारा और मैं इस इंस्टीट्यूट की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह मेरे टैलेंट को निखरने का मौका मिला। तो हमें कल जो मुकाबला गायकी हुआ था उसके बारे में कुछ बताइए कि कितने लोग थे और उनमें से कितने लोग और क्वालिफाई हुए और उनमें से आप लोग जीते हो? फिर कोई ऑडिशन के वक्त 130 स्टूडेंट्स थे जो ऑडिशन के लिए रेडी थे, लेकिन उसमें से हम 16 सेलेक्ट हुए और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि जिनमें से 7 स्टूडेंट्स हमारे पंजाबियंस थे। ठीक है। और फिर उनमें से हमने सारी पोजीशंस पंजाब कॉलेज ने, मतलब अपने नाम ही कर ली सारी पोजीशन, किसी को नहीं दी हमने। बिल्कुल। तो मुझे आप बताइए एमरम कि आपको भी कांग्रेचुलेशंस और आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो कितना फख्र होता है जब हम अपना नाम रोशन कर रहे होते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर रहे होते हैं? ये बहुत काबिल एहतराम बात होती है। जब बाहर किसी को पता लगता है कि हम इस इंस्टीट्यूट के हैं तो काफ़ी खुशी होती है। तो जो हमारा कॉलेज है वहाँ पे सबको, हमारे कोलीग्स के जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, फेलोज हमारे, उनको भी बड़ी खुशी होती है। इसी तरह हमारी आगे पहचान होती है, पता लगता है दूसरों को। ये टैलेंट का बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, प्रमोट करते हैं और दिखा भी सकते हैं। तो कल जो इवेंट हुआ था उसमें आपने क्या गाया था और पोजीशन हासिल की जिसकी वजह से आपने? मैंने गजल गाई थी। ठीक है। मेहदी साहब की जिंदगी को ना बना लें। अच्छा ठीक है। साइमन आपसे बात करना चाहूंगी, आपको भी मुबारकबाद कि आप लोगों ने हमारा नाम रोशन किया है और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का आप लोग नाम रोशन कर रहे हो। तो आपका कब से ये सफर स्टार्ट हुआ है? वैसे तो मैं भी तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है। 9th में था जब मैंने ये प्रोफेशनली बजाना शुरू किया। ठीक है। फिर उसके बाद पंजाब कॉलेज में आए तो उन्होंने काफ़ी हमारे टैलेंट को सराहा और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कॉन्फिडेंस भी ग्रो हुआ हमारे में। और ये मैं कहता हूँ ये एक वाहिद इदारा है जो स्टूडेंट्स को टैलेंट को निखारता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है और हमारी नौजवान नस्ल है भी ऐसी। और अगर पाकिस्तान की खास तौर पर बात की जाए तो मैं
हर दफा ये कहती रहती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर उनके टैलेंट को निखारा जाए, और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे रेचल आप बताइए कि क्या आज हमें आप सुनाने वाली है? मैं आपको वही गजल सुनाती हूँ जो मैंने अलहमरा में पेश की थी और जिसमें मैंने पोजीशन ली। जरूर जरूर। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा मुझे बताइए रेचल, कितनी देर रियाज करते हैं आप लोग? वैसे तो अगर हम अपने सीनियर्स की तरफ जाएं और उनकी तरफ देखें तो वो तो हमारे से ज्यादा टाइम इस चीज को देते थे, लेकिन बीइंग स्टूडेंट्स हमें अपनी स्टडीज को भी टाइम देना है। तो इसी तरह हमें ना दिन के कोई 1 to 2 आवर्स देने पड़ते हैं ताकि हमारे गले का वो फ्लो कायम रहे, टूटे ना हमारा। तो मुझे आप बताइए अमरन, कितना रियाज करते हैं या कितनी प्रैक्टिस करते हैं अगर दिन में, और स्टडी के साथ मैनेज करना कितना मुश्किल है इस चीज को? जी ये बहुत मुश्किल है इसको, क्योंकि और भी काम होते हैं घर के, तो साथ स्टडी करते हैं तो जब भी टाइम मिलता है वैसे कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, पर दिन में होता है कि 2 घंटे तो जरूर दें। तो फिर पढ़ने के लिए किस तरह टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी तो जरूरी है और कॉलेज भी जाना है, तो नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहां से डांट भी पड़ेगी। नहीं ऐसे होता है कि फिर सुबह कॉलेज से आके तो थोड़ा सा रेस्ट करके तो पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर तो वो फिर पढ़ के तो फिर जो टाइम बाकी बचता है रात के वक्त फिर उसमें रियाज कर लेते हैं अपना, ताकि फ्लो कायम रहे। ठीक है, तो आप साइमन कितनी देर आप इसकी करते हो प्रैक्टिस दिन में? मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम घंटा या आधा घंटा इसको देता हूँ। और जब स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी और तब ऐसे होता था कि ऐसे होता है कि जब मेरे बड़े भाई कर रहे होते हैं तो उनके साथ अगर वो 2 घंटे कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो फिर मैं भी उतनी देर उनके साथ बैठा रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो एक तो सीनियर है, एक तो स्टडी मैनेज हो जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे रेचल आप बताइए, आप जैसे गाती हैं और गले को सुकून में रखने के लिए और बरकरार रखने के लिए अपनी आवाज अवॉइड भी चीजें करनी पड़ती होंगी, खाना पीना भी छोड़ना होगा, ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। क्या क्या फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है अपने गले के लिए? लाइक रिसेंट अब हम अलहमरा वाले शो के लिए रेडी थे, तो इस तरह हो रहा था कि हमें अपनी कितनी फेवरेट चीजें ऐसे होती है जिनको हमें निगलेक्ट करना पड़ता है, जस्ट फॉर द सेक। आपके सामने है लेकिन आप खा नहीं सकते। ऐसा ही है कि हम लोगों को खुद को रोकना पड़ता है उस चीज से कि नहीं
जस्ट फॉर द सेक कि हमारी सिंगिंग अच्छी हो और हमारी परफॉर्मेंस बेहतरीन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो साइमन, एमरम, आप भी ऐसे ही करते हैं, आप भी गाते हैं, तो आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें छोड़नी होंगी कि अच्छा घर में अगर कोई मजे की चीज बनी है या कोई मसालेदार बनी है तो वो फिर छोड़नी पड़ेगी। जी बिल्कुल, उनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि फिर गला अगर खराब हो गया तो फिर कुछ भी नहीं। हाँ, फिर गा नहीं सकेंगे तो फिर बस। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि ये गा ही रहे हैं और इसलिए हमारा नाम रोशन हो रहा है। तो घर वाले तो बड़े खुश होते होंगे, फैमिली में अब आप लोगों का नाम बनता होगा कि अच्छा हमारा नाम ये लोग बाहर फखर से हमारा नाम ये लोग बुलंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत उनका सर इस वक्त गर्व से ऊंचा है क्योंकि वो बहुत खुश हैं घर वाले। कहते हैं कि लगे रहो इसमें, खुदा एक टाइम पे आएगा इज्जत दे देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रेचल, हर कोई भी इवेंट होता होगा उसमें तो फिर आपको इनवाइट किया जाता होगा, फरमाइश की जाती होगी कि रेचल हमें ये वाला गीत सुनाओ या ये वाला गाना सुनाओ। जी, ऐसे हमारा कॉलेज में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसमें हम लोगों को जाना समझ लें कि मैंडेटरी या मस्ट है, हम लोगों ने जाना है और इधर परफॉर्म भी करना है जस्ट फॉर द सेक के हम लोगों ने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट जगहों पे जाके। तो हमारा जाना तो मस्ट हो जाता है। जाना तो मस्ट होता है, वो तो इंस्टीट्यूट की तरफ से जाना है। घर की अगर मैं बात करूँ, घर में कोई एक शादी आ गई, कोई ऐसा इवेंट आ गया तो उसमें तो फिर सबने रेचल को ढूंढना है, रेचल कहाँ पे है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर तरफ से आवाज आती होगी कि रेचल कहाँ पर है, आई ये सॉन्ग सुना दो। फरमाइशें आती होंगी, किस तरह की फरमाइशें आती हैं? ज्यादातर गीत की या बॉलीवुड सॉन्ग्स की या बड़े तड़के वाले सॉन्ग्स होते हैं उनकी? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब कोई फंकी इवेंट्स हैं या कुछ इस तरह के इवेंट्स हैं तो ज्यादा फरमाइश होती है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स हों, थोड़ा सा जोश हो, इस तरह के हों। और बाकी अगर हम मौसीकी, महफिल मौसीकी की बात करें तो उसमें गजल या गीत को प्रेफर किया जाता है। तो मुझे साइमन आप बताएं, आपको भी आती होंगी, कोई ऐसा इवेंट आता होगा तो फरमाइश आती होगी कि साइमन अपना तबला उठा लें और आ जाएं फिर? जी बिल्कुल, ऐसे होता रहता है अक्सर। फैमिली में कोई भी इवेंट होता है तो उसमें फिर जाहिर सी बात है, एक शादी का खास तौर पर इवेंट ऐसा होता है कि उसमें तो फिर ये मौसीकी तो टॉप पे होती है, लेकिन फिर भी ज्यादा प्रायोरिटी बॉलीवुड सॉन्ग्स पे दी जाती है, बॉलीवुड डीजे सॉन्ग्स वगैरह। लेकिन आजकल हमारे यहाँ के सॉन्ग्स बहुत अच्छे बन रहे हैं जिनको प्रमोट भी किया जा रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट यहाँ पर भी बन रहा है। मुझे अमरिक आप बताइए, दोस्तों के लिए टाइम निकाल लेते हैं? जी बिल्कुल, सब बस वो बीच में टाइम निकल आता है। तो आप तीनों एक ही ग्रुप के हो और साथ ही काम करते हो तीनों? जी ऐसा ही है, जहाँ पे भी जाना है आप तीनों ने इकट्ठे जाना? जी, वो चाहे कॉलेज का कोई भी इवेंट हो? जी बिल्कुल। ये तो बड़ी बात है। तो फिर ग्रुप पढ़ाई भी हो जाती है कभी कि नहीं? नहीं वो तो ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। और दूसरा ये कि आप तीनों इकट्ठे हो लेकिन फिर लड़ाई भी होती होगी, एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करते होगे कि अगर रेचल ने कहा है कि ये सुर ये इस तरह होना चाहिए तो फिर आप कहते होगे नहीं ये इस तरह होना चाहिए, ऐसा होता है कुछ? हाँ जी, बीच में कभी कभी करना पड़ता है इसको, नोक-झोंक चलती रहती है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसा है, हमें कोई वाकया सुनाइए कि आप कहते हो कि नहीं मैंने ये इस साइड पे जाना है, इस चीज को लह को लेकर चलना है, लेकिन ये दोनों कहते हो कि नहीं इस तरह चलना है। अभी यहाँ पर आने से पहले ये बात अच्छा, चल रही थी, अभी आते हुए लड़ाई होगी आप लोगों की? ये काम ही ऐसे, इसमें कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता कि सुर और लय चीज ऐसी ना सिर्फ हमारी मौसीकी को एक सीधे राह पर चलाती है, ये बल्कि डिसिप्लिन ऑफ लाइफ भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोगों को सिखाती है कि ये किस तरह की चीज है। तो हमारे साथ मौजूद थी रेचल थी, एमरम थे और साइमन थे। मैं आप तीनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने हमें वक्त दिया है। जनाब, जिस तरह मैं बात करी थी कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ज़रूरत है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो हमारे टैलेंट को निखारे और उसको प्रमोट करे। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो इस काम को बड़ी ही बाखूबी से निभा रहे हैं और बच्चे हमारे सामने भी आ रहे हैं जो मुकाबले में जीत कर आते हैं और हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट का नाम भी फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। तो जनाब, यहाँ का और मेरा आपका वक्त जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ चलता है और आज आपको प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फेसबुक पर जाकर हमें आप बता सकते हैं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। जनाब, जाते जाते एक परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि आज हमें ड्यूट परफॉर्मेंस भी हम करने वाले हैं, तो हमें सुनाइए।